जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है साथियों? तो एक निबंध है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कौन सा विधा है? तो क्या आंसर होगा इसका? निबंध। या इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी विधा है? तो क्या होगा आंसर इसका? निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जानने से पहले इसका जो शब्द निधि है उसको जानना आवश्यक है। किसको? शब्द निधि। शब्द निधि जानने से आपको जब ये लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करेंगे तो वह अच्छी तरह से आपको क्या होगा? समझ में आएगा। शब्द निधि का मतलब क्या होता है? तो शब्द निधि का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों मिलकर बनता है शब्द निधि। यानी विडंबना क्या हो गया? शब्द हो गया। अब विडंबना का जो अर्थ हुआ उपहास, उपहास ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। पोषक, दूसरा में क्या है? पोषक। पोषक का अर्थ क्या होता है? समर्थक, पालक, पालने वाला। पोषक का अर्थ हो गया समर्थक, पालक, पालने वाला। तीसरा नंबर में है पूर्व निर्धारण। पूर्व निर्धारण का अर्थ होता है पहले ही तय कर देना, यानी कोई चीज़ को पहले ही तय कर देना, उसी का मतलब होता है पूर्व निर्धारण। उसके आगे क्या है? अकस्मात। अकस्मात का मतलब होता है अचानक, कोई चीज़ को अचानक तय कर देना, उसी को कहते हैं अकस्मात। अगला है प्रक्रिया। अगला क्या है? प्रक्रिया। तो प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? किसी काम के होने का ढंग या रीति, उसी को क्या कहते हैं? प्रक्रिया। अगला है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत या उल्टा, यानी कोई चीज़ को उल्टा या विपरीत, उसी का मतलब होता है प्रतिकूल। नेक्स्ट है स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा, कोई चीज़ को अपनी इच्छा, उसी को कहते हैं स्वेच्छा। उसके आगे है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? तो उत्पीड़न का मतलब होता है बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यंत्रणा देना, उसी का मतलब होता है उत्पीड़न। अब आगे देखिए, आगे है संचारित। संचारित का मतलब होता है प्रवाहित। संचारित का मतलब क्या होता है? प्रवाहित। अगला है बहुविध। बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने होता है सामने या समक्ष, कोई चीज़ सामने हो या समक्ष हो, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष। उसके बाद है आगे भातृत्व। भातृत्व माने होता है भाईचारा या बंधुत्व। नेक्स्ट है लास्ट नंबर में है वांछित। वांछित का मतलब होता है आकांक्षित या चाहा हुआ, यानी कोई चीज़ को आप चाहते हैं उसी को क्या कहते हैं? वांछित कहते हैं। तो ये था आपका शब्द निधि। तो शब्द निधि आप लोग अच्छी तरह समझ गए, इसे आप एक कॉपी में लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन यानी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ये चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम आप लोग जानते हैं क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और ये क्या है? एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। तो इस निबंध को लिखने वाला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कौन था? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये जो निबंध है लिखा था। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो क्या बताइएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है? तो निबंध है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आखिर है क्या। तो यहाँ पर लिखा है कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो देखिए, विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास। और पोषक माने होता है समर्थक, पालक या पालने वाला। इस निबंध का लिखने वाला जो लेखक है उसका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहा है कि यह उपहास की ही बात है, उपहास की या हताश की ही बात है कि इस युग में भी क्या है? जातिवाद है। इस युग में भी क्या है? जातिवाद है। और जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी कुछ लोग जो है अभी भी जातिवाद के विरोध नहीं करते, यानी समर्थक करते हैं, जातिवाद को पालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
यानी जातिवाद का जो पोषक जो है इसीलिए है कि कुछ लोग का मानना है कि जैसे कि बढ़ी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुर्सी बेंच टेबल ये सब बनाते हैं, तो वह जिस जाति में जैसे बढ़ी जाति है वो बेहतर काम कर सकते हैं, इसीलिए जातिवाद का पोषक का क्या करते हैं, समर्थक करते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। किसका, जातिवाद का। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कहने का मतलब है कि जातिवाद के तो पोषकों की कमी तो इस युग में नहीं है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जातिवाद के, और इसके जो पोषक है कई आधारों पर क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। किसका, जातिवाद का। तो समर्थन का एक अर्थ यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आधुनिक जो सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम माने क्या होता है, काम, विभाजन माने बांटना, यानी काम को बांटना। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को मानता है। श्रम विभाजन यानी जो हमारा समाज है वह समाज कार्यकुशलता के लिए, कार्य माने काम, यानी अच्छे कामों के लिए किसका विभाजन करता है, तो काम का विभाजन करता है। और वह काम का विभाजन किसके आधार पर कर रहा है, तो जातिवाद के आधार पर कर रहा है, जबकि ये गलत है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि जातिवाद के आधार पर यदि किसी काम को बांटता है तो वह क्या है, गलत है। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज के लोग जो है वह श्रम विभाजन यानी काम को जो बांट रहे हैं वह किसके आधार पर बांट रहे हैं, तो जातिवाद के आधार पर बांट रहे हैं। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा भी जो है वह श्रम विभाजन का क्या है, दूसरा रूप है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जातिवाद का पोषक का तो कमी नहीं है। जातिवाद को समर्थन करने वाला आधुनिक सभ्य समाज के लोग तो है ही, तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई है नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, यह क्या है, आपत्तिजनक है। ऐसा जो समाज के लोग, आधुनिक सभ्य समाज के लोग जो ऐसा कर रहे हैं कि जाति के आधार पर काम का जो बांटा जा रहा है, ये क्या है, गलत है। और ये तर्क जो है आपत्तिजनक है। किसका कहना है, तो लेखक का कहना है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप क्या हुआ है, लिया गया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है वह निश्चय ही किसका है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपको कुछ और करने का मन है तो जाति प्रथा या जातिवाद के कारण से आप वह काम नहीं कर सकते। आप यदि पढ़ाई करना चाहते हैं तो जाति प्रथा या जातिवाद का जो तर्क संबंध है वह कहता है कि तुम जिस जात में जन्म लिया है उसी जात का काम करोगे, चाहे कितनों भी पढ़ लिख सकते हैं। यदि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो जाति प्रथा जातिवाद के तर्क के कारण से आप नहीं बन सकते। आप कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बढ़ी जाति है, या कोई व्यक्ति नाई जाति में जन्म लिया है, तो नाई जात में जन्म लेने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, बाल काटते हैं। अब उसका मन है बाल नहीं काटना, उसे डॉक्टर बनना चाहता है, तो जाति प्रथा जो है वह नहीं बनने देता है। अब वह कहेगा कि तुम कितना पढ़ लिया है, तुमको नाई ही करना है। यानी जातिवाद के लोगों का कहना है, आधुनिक सभ्य समाज में जो जातिवाद लोग हैं उनका कहना है, उनका मानना है कि नाई काटने वाला लड़का यदि डॉक्टर बन जाएगा तो बेहतर नाई में जो बाल काटने वाला कमी हो जाएगा। तो ये सोच जातिवाद जाति प्रथा के लोगों का है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी रूप लिए हुए हैं, और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज आवश्यक है, परंतु
किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के वर्गों में क्या करते हैं, और स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यानी आपका रुचि उस चीज़ में नहीं है और वो चीज़ आपको जाति प्रथा के लोग क्या कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो स्वाभाविक विभाजन है कि नहीं? यानी स्वाभाविक विभाजन है, नहीं है। तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या करती है? ऊंच नीच के भी करार देती हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व माने क्या होता है? दुनिया। दुनिया के किसी भी समाज में ऐसा रीति नहीं माना जाता है। अभी के युग में तो कुछ ये चीज़ बंद हुआ, ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा थे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं यह स्वाभाविक विभाजन है? क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर यदि कोई चीज़ का विभाजन करते हैं तो वह गलत माना जाता है, इसलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि आप चाहते हैं कुछ और बनना, लेकिन आप चाहते हैं टीचर बनना चाहते हैं, तो जाति प्रथा उसका क्या करता है? विरोध करता है। यदि आप छोटे जाति में जन्म लिए हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो जाति प्रथा उसका विरोध करेंगे। किसी मोची का लड़का यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो जाति प्रथा के लोग उसे विरोध करते हैं, क्योंकि उसको जाति प्रथा के अनुसार उसको मोची का ही काम किया जाता है, जबकि ये क्या है? स्वाभाविक विभाजन है, ये गलत है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर आधारित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कुछ और बनना चाहता है और समाज के लोग उसे कुछ और बनने के लिए कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों का क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सकें। यानी आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको क्या है? रुचि है। यानी अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसको जो काम में अच्छा लगता है वह बेहतर ढंग से 100% यानी 100% उस काम में दे सकता है और वह आर्थिक रूप से अधिक पैसा कमा सकता है। लेकिन जिस काम में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वह 100% दे ही नहीं सकता है, तो वह अधिक पैसा आर्थिक रूप से कैसे कमा सकता है? नहीं। इसलिए वह अपने पेशा का या कार्य का चुनाव क्या करना चाहिए? उसे स्वयं करना चाहिए। अब आगे समझिए, आगे कह रहा है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि इसके मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जाति प्रथा जो है एक ऐसी आधुनिक समाज के लोग जाति प्रथा के समर्थक में हैं कि गर्भधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर देता है। यानी पेट गर्भधारण माँ के अंदर में रहते हैं, गर्भ उसी के अंदर, गर्भधारण के अंदर में ही बच्चा जन्म बनते हैं। तो गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा जाति प्रथा के लोग क्या करते हैं? निर्धारित कर देते हैं। यानी पेट के अंदर में ही बता देते हैं कि ये बनेगा मोची। यदि कोई जाति छोटे जाति का है, यदि मान लीजिए कि मोची जाति का लड़का है तो वो जूता चप्पल ही का काम करेगा। बढ़ी जाति का लड़का है तो वो बढ़ी का ही काम करेगा। तो ये चीज़ कब निर्धारण कर देता है? तो गर्भधारण के समय ही कर देता है मनुष्य का पेशा। यदि वह पेट से निकलने के बाद, यदि गर्भधारण से निकलने के बाद वह डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करने देते हैं। लेकिन अब समाज में क्या हो गए? बदलाव हो गए। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जाति प्रथा पेश का दोष पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देती है। एक पेशे में क्या करते हैं? उसे बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को बढ़ी का लड़का है, बढ़ी का काम उसको करना पसंद नहीं है, तो वह क्या होगा? वह उस काम में बेहतर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो अंतिम में वह व्यक्ति क्या होगा, भूखे मर जाएगा, उसके बाल बच्चे भी क्या होंगे, भूखे मर जाएगा। क्योंकि गर्भधारण के समय में मनुष्य का जो पेशा निर्धारित करते हैं, तो ये क्या है, ये गलत है। अब वह बड़ा होके कुछ और बनना चाहते हैं और समाज के लोग उसे कुछ और बनने कह रहे हैं, जिसके कारण से वह तो उसको काम में उसका इंटरेस्ट नहीं है, 100% नहीं दे सकता उस काम को। जाति प्रथा के जो समाज के लोग जो कह रहे हैं वह नहीं करना चाहते हैं। और यदि वह जाति प्रथा के समाज के लोग, यदि आधुनिक सभ्य समाज के लोग यदि वह उसे करने दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उस काम में वह मन से नहीं करेंगे। और मन से नहीं करेंगे तो वह कम पैसा कमाएंगे, और कम पैसा कमाएंगे तो उसका घर चलेगा नहीं चलेगा, जिसके कारण से वह क्या होंगे, भूखे भी मर सकते हैं, यानी बेरोजगार हो जाएंगे वो व्यक्ति। आगे कह रहा है कि आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की क्या होती है, पड़ सकती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। भूखे मरने के अलावा कोई चारा रहेगा नहीं। यदि वह व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, जैसे नाई का लड़का है, नाई में जन्म लिया है, अब उसको नाई में वह बेहतर नहीं कर सकता, वह दूसरा काम करना चाहते हैं, लेकिन सभी समाज के लोग, आधुनिक सभ्य समाज के लोग उसे नहीं करने दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति पेशा नहीं बदलेंगे तो वह क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे। तो हिंदू ये सभी रीति किस में चल रही, हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसकी पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, यानी बेहतर हो। तो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो याद रखिएगा, इस लाइन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है, तो जाति प्रथा। यानी जाति प्रथा के कारण ही भारत में कई होनहार लड़के, बेहतर लड़के क्या हो रहे हैं, आज बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त है। गंभीर दोषों से क्या है, मुक्त है। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है। अब जिस लोग को अपनी इच्छा से जो करना चाहते हैं, वह जाति प्रथा क्या कर रहा है, श्रम विभाजन, यानी जात पात के कारण ही उसका विभाजन तय हो रहा है। आज के आधुनिक सभ्य समाज के लोग कर रहे हैं। तो मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारण कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या बहुत सारे लोग निर्धारित करते हैं कार्य। वह कार्य निर्धारित किस आधार पर कर रहे हैं, तो जाति प्रथा के आधार पर, जातिवाद के आधार पर कर रहे हैं। जबकि ये क्या है, वो रुचि है, और उस लोग को, उस मनुष्य को उस काम में इंटरेस्ट नहीं होने कारण से वह और रुचि के साथ केवल व्यवस्थापूर्वक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्यों प्रेरित करती है, क्योंकि उस काम में उसको मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है
क्या सिद्ध हो जाता है? सिद्ध यही हो जाता है कि यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक रूप से भी जाति प्रथा क्या है साथियों? तो हानिकारक प्रथा है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण से लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। लोग बेरोजगार हो जाते हैं और आर्थिक माने क्या होते हैं? पैसा, और उसके पास पैसा भी कमाते हैं। इसीलिए जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। निष्क्रिय क्या करते हैं? बना देती हैं। जब उसे निष्क्रिय बना देते हैं तो अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहा है कि ये सारे बातें तो जाति प्रथा के विरुद्ध में ही बता रहे हैं, कि जाति प्रथा के आधार पर जब काम का बंटवारा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत है। ये किसका विरोध कर रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आधुनिक सभ्य समाज के लोग बोल रहे हैं नहीं, जाति प्रथा के आधार पर जो काम का बंटवारा हो रहा है वो सही हो रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या दिया है? कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, जातियों के विरुद्ध कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहा है कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण जो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा, यानी डॉक्टर भीमराव उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, समता होना चाहिए, यानी कोई भी काम अपने मन से कर सकते हैं, जिसको जो करना चाहते, कोई भी जाति में जन्म लिया है उसको जो काम अच्छा लगता है वही करें। इसी का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी उसे उस काम को करने के लिए आज़ादी मिलना चाहिए। समता यानी सम्मान होना चाहिए। भ्रातृत्व यानी भाईचारा के साथ होना चाहिए। आदर्श समाज तभी होगा जिस समाज में स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व होगा, तभी वह आदर्श समाज कहलाएंगे। ये न कि जातिवाद, जाति प्रथा के आधार पर जो समाज का बंटवारा हो रहा है, जो काम का बंटवारा हो रहा है, वो गलत है। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भाईचारे में किसी को आपत्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो। एक छोर से क्या होना चाहिए? दूसरे छोर से संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। सभी लोगों का इसमें क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए, तथा सबको उतनी ही रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के आने साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। क्या रहना चाहिए? उपलब्ध रहने चाहिए। अनेक साधन व अवसर का उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा यही वास्तविक रूप है। दूध पानी के तरह का जो मिश्रण होता है उसी तरह भाईचारा होना चाहिए, यही वास्तविक रूप से होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों? लोकतंत्र। यानी दूध पानी के मिश्रण की तरह यदि भाईचारा है तो इसी का नाम है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र जो है वह केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सम्मिलित अनुभवों का क्या है? आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो।
तब जाके हमारा समाज एक बेहतर समाज बन सकता है। बेहतर भारत में बेरोजगारी ख़त्म हो सकता है बेहतर रूप से। तो आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कहे थे वह सबसे अच्छी बात कहे थे कि समाज में कैसा समाज, इस समाज में जो श्रम विभाजन जाति पर था, यानी काम का जो बंटवारा जात पात के आधार पर जो किया गया है वह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के आधार पर उसे काम नहीं देना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को जिस काम में इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, वह बेहतर करेंगे और वो बेरोजगार भी नहीं होंगे, वो आर्थिक रूप से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन समाज के लोग ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आपने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 2 वीडियो देख लिए साथियों। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।